सुप्रभात, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुचिंता पुनः स्वागत करती हूँ आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज मैं एमए सेमेस्टर 3 के पाठ्यक्रम में भीष्म साहनी जी द्वारा रचित तमस उपन्यास की समीक्षा का प्रस्तुतिकरण करने जा रही हूँ। तमस उपन्यास का जो प्रकाशन है सन 1973 ईस्वी में हुआ। तमस अर्थात अंधेरा। इस उपन्यास में जिस अंधकार की बात की गई है, जिस अंधेरे की ओर इशारा किया गया है, वह है सांप्रदायिकता का अंधेरा। प्रस्तुत उपन्यास की कथा वस्तु सन 1947 में पंजाब में हुए भयंकर सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। इस उपन्यास की कथा वस्तु को जब हम देखें, इसके कलेवर को जब हम संपूर्ण दृष्टि से देखें तो इसको हम 2 खंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहले खंड में 5 दिनों की कथा है और दूसरे खंड में भीष्म साहनी जी ने अलग अलग छोटी छोटी कहानियों का बड़ा ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। हरनाम सिंह की कहानी है, गांव की कहानी है, रज्जो की कहानी है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र को लेकर, अलग अलग घटनाओं को लेकर उन्होंने यहाँ कहानी को संग्रहित किया है और ये कहानियाँ बहुत ही सशक्त हैं। भीष्म साहनी जी ने स्वयं तमस के संदर्भ में जो बातें कही हैं, हम उस पर पहले दृष्टि डालें। भीष्म जी कहते हैं कि देश के इतिहास का यह बड़ा ही दुखद अध्याय है। यह जो जमाना था वह उथल पुथल का जमाना था। हिंदू मुसलमान सिख के बीच फूट, घृणा और द्वेष फैला हुआ था। यह वह जमाना था जब समझ बूझ के लोग बड़ी ही नासमझी की बातें करने लगे थे। दूसरी तरफ जो सीधे साधे साधारण से लोग थे, वे विलक्षण साहस और इंसानी हमदर्दी की मिसालें पेश कर रहे थे। उस वक्त एक तरफ देशभक्ति की भावना तो दूसरी तरफ आजादी की तरफ में लोग कुर्बानियां दे रहे थे। यह जो वक्तव्य था वो भीष्म साहनी जी का था, जो उन्होंने किसी इंटरव्यू में दिया था। यहाँ तमस उपन्यास की समीक्षा उसकी कला की दृष्टि से की जाएगी। तो सर्वप्रथम हम कथा वस्तु को देखें। तमस जो है वो 1973 में प्रकाशित हुई। देश विभाजन के पूर्व की हमारी सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्य परिणति के रूप में होने वाले भीषण सांप्रदायिक दंगों की निर्मम करुण गाथा को अंकित करने वाला एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। देश में शासक के रूप में अपने सभी प्रकार के स्वार्थों की पूर्ति करने वाले अंग्रेजों ने यह बहुत पहले ही समझ लिया था कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वे इस देश पर शासन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कुटिल राजनीति का प्रयोग हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवाद को पोषित करने में किया। ब्रिटिश कूटनीति की पहली सफलता संप्रदायवादी मुसलमानों और हिंदुओं को राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग स्वतंत्र राजनीतिक दलों के रूप में प्रतिष्ठित करने में लक्षित होती है। सन 1937 से 40 के वर्षों में जब राष्ट्रीय कांग्रेस देश की स्वतंत्रता का स्वप्न देख रही थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये दोनों दल पृथक हिंदू राष्ट्र और पृथक मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना को साकार करने में प्रयत्नशील थे। अप्रैल 1945 के दिल्ली अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान की मांग की। इस मांग की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। लीगी नेताओं की हठधर्मिता के कारण ही मार्च 1946 में मंत्रिमंडल मिशन अपने उद्देश्य में असफल रहा। 16 अगस्त 1946 को लीग ने पूरे देश में प्रत्यक्ष संघर्ष दिवस मनाया। कलकत्ता और उसके बाद नोआखाली में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। सन 1947 के मार्च अप्रैल महीने में पूरा पंजाब सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसता रहा। सांप्रदायिकता का यह विष अंततः देश के विभाजन का कारण बना। 15 अगस्त 1947 को भारत में विदेशी सत्ता का अंत हुआ और इसके साथ साथ ही भारत भूमि पर भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देशों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। सांप्रदायिकता के इस विष को हम आज भी इस विष से मुक्ति नहीं पाए हैं।
सांप्रदायिक संकीर्णता से उत्पन्न घृणा, द्वेष, हिंसा, क्रूरता एवं बर्बरता का घना अंधकार अब भी जब चाहता है हमारे राष्ट्रीय गौरव के सूर्य को ढक लेता है। श्री साहनी जी ने तमस में 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे के 5 दिनों की कहानी को इस रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे कि हम उसकी पूरी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से अच्छी तरह अवगत हो जाएं। तमस ऊपरी दृष्टि से एक विशेष कालखंड में राज्य विशेष में घटित सांप्रदायिक दंगे की कहानी है, परंतु वस्तुतः यह हमारे राष्ट्रीय कल्प वृक्ष की जड़ में अंतर्निहित उस संकीर्ण सांप्रदायिकता के विष की कहानी है, जो आज भी हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। यह मनुष्य के भीतर निहित उस पशुत्व के तांडव की कहानी है, जो सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। तमस की कहानी कुल इतनी ही है कि म्युनिसिपल कमेटी का कारिंदा और अंग्रेज सरकार का पिट्ठू मुराद अली अंग्रेज सरकार के इशारे पर एक सीधे साधे चमार नत्थू को 5 रुपए देकर उससे एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। इसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि दूसरा वर्ग एक गाय की हत्या करवा देता है। इन दोनों घटनाओं की खबर ज्यों-ज्यों शहर में फैलती है, त्यों-त्यों शहर के लोगों में विद्वेष की आग भड़कने लगती है। देखते ही देखते सारे शहर में तनाव फैल जाता है। नागरिकों का एक शिष्टमंडल नगर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेज जिला कलेक्टर रिचर्ड से मिलता है और बिना किसी ठोस आश्वासन के लौट आता है। जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री बख्शी जी तथा कम्युनिस्ट नेता कामरेड देवदत्त का एकता का प्रयास विफल होता है। पूरे शहर में लूट, हत्या और आगजनी का तांडव होने लगता है। यह आगजनी गांवों और कस्बों में भी फैल जाता है। ढोक, इलाही बख्श, खानपुर, सैयदपुर आदि गांवों में भी लूटपाट और हत्याएं होती हैं। सैयदपुर के गुरुद्वारे में गांव के सारे सिख एकत्र होकर मोर्चाबंदी करते हैं। मुसलमानों का मोर्चा शेख गुलाम रसूल के ऊंचे 2 मंजिले मकान में कायम होता है। इस मोर्चेबंदी के मूल में 200 वर्ष पूर्व की जहनियत काम कर रही थी। तुर्कों के जेहन में यही था कि वे अपने पुराने दुश्मन सिखों पर हमला बोल रहे हैं, और सिखों के जेहन में वे भी 2 बातें थी कि 2 साल पहले के तुर्क थे जिनके साथ खालसा लोहा लिया करता था। सचमुच लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्ययुग में। 2 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद सिखों का मोर्चा शिथिल पड़ने लगता है। तुर्कों की कुमुक आते देख वे तलवारें खींचकर गुरुद्वारे के बाहर आ जाते हैं। सिख औरतें अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। 5वें दिन अंग्रेज सरकार की ओर से शांति कायम करने के प्रयास शुरू होते हैं। यह शांति कायम पहले दिन भी हो सकता था, परंतु यहाँ फूट डालो और शासन करो की नीति काम कर रही थी। अतः 5 दिनों के दंगों के पश्चात सरकार की ओर से शांति कायम करने का प्रयास शुरू होता है। नगर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह फौजी जवान तैनात कर दिए जाते हैं। नगर के ऊपर और गांव में हवाई जहाज चक्कर लगाता है। एक ही दिन में पूरा माहौल बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी के इशारे पर एक भीषण तूफान आया हो और उसी के संकेत पर अपनी भयंकरता के चिन्ह छोड़कर गायब हो गया हो। इस तूफान के शांत होने के बाद एक दृश्य बड़ा ही कारुणिक है। लोग अपने पुश्तैनी घरों से बिछुड़ गए हैं। उनकी संपत्ति या तो लूट ली गई है या जलकर खाक हो गई है। उनके संबंधी और परिवार के सदस्य या तो मारे गए हैं या लापता हैं। कुछ ने अपनी आंखों से अपने घरों को जलते देखा है, अपने परिवार के लोगों को कत्ल होते देखा है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत लुटते देखी है या उसकी रक्षा में उन्हें आत्महत्या करते देखा है। ऐसे विक्षिप्तों और बदहवासों से शरणार्थी कैंप भरे हुए हैं। शांति कायम करने के लिए अंग्रेज कलेक्टर रिचर्ड्स की प्रेरणा से 15 सदस्यों की अमन कमेटी कायम की जाती है। अमन कमेटी में 7 मुसलमान, 5 हिंदू और 3 सिख हैं। एक बस में सवार होकर अमन कमेटी के सदस्य हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहर में चक्कर लगाते हैं।
इससे अधिक उत्साह से नारा लगाने वाला मुराद अली था, जो बस में पहले से ही बैठकर आया था। इस प्रकार जिसकी प्रेरणा से और जिसके द्वारा दंगे की शुरुआत हुई थी, उसी की प्रेरणा से और उसी के द्वारा इसका अंत भी हुआ। तमस उपन्यास का जो मूल ढांचा है, बहुत सारे समीक्षकों ने कहा है कि वह कमजोर है, परंतु बीच की कहानियां, अलग अलग कहानियां बहुत ही सशक्त है। ऐसा इसलिए लगता है कि समीक्षक इसमें एक सुसंगठित व्यक्ति गाथा ढूंढने के फिराक में है, किंतु पहले कहा गया है कि तमस एक हादसे की कहानी है। यह भयंकर तूफान की कहानी है जिन्हें बीच की कहानियां कहा गया है। वस्तुतः ऐसे मार्मिक संदर्भ हैं जो उस हादसे की भयंकरता के साक्षी हैं। इसमें संदेह नहीं कि नगर और गांव दोनों ही स्तरों पर जिन छोटे छोटे संदर्भों को कथाकार ने साक्षी रूप में प्रस्तुत किया है, वे अपने आप में अत्यंत विश्वसनीय, मार्मिक और हृदयस्पर्शी हैं। नत्थू और उसकी सीधी सादी पत्नी का प्रसंग, कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की सामूहिक मानसिकता के को मूर्त करने वाला प्रसंग, अंग्रेज कलेक्टर रिचर्ड्स, उसकी पत्नी लीजा के घरेलू जीवन का प्रसंग, वानप्रस्थ जी, प्रधान जी तथा देवव्रत और रणवीर का प्रसंग, रघुनाथ और सहनवाज का प्रसंग, कामरेड देवदत्त और उसके साथियों का प्रसंग, हरनाम सिंह के पुत्र इकबाल सिंह का दंगाइयों की चपेट में पड़ने और धर्म परिवर्तन करने का प्रसंग, सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच चलने वाले 2 दिवसीय सिख स्त्रियों के आत्मोत्सर्ग का प्रसंग, शरणार्थी कैंप में शरणार्थियों के विपन्न विषन्न जीवन का प्रसंग तथा प्रकाशों और अल्लाह रखा का प्रसंग ऐसे मार्मिक संदर्भ बिंब हैं जो पूरे उपन्यास को विश्वसनीय और प्रभावी बना देते हैं। इस संदर्भ में बिंबों की कुछ ऐसी ज्योति रेखाएं भी हैं जो मानवीय चरित्र के इतिहास को निरंतर आलोकित करती रहती हैं। इनकी अखंड निष्ठावान जनरल राजनीति दांवपेच से अलग संस्कारशील ग्रामीण मुस्लिम स्त्री राजो तथा शांत नीरव दीपशिखा के समान भावदीप्त जसबीर की जीवन रेखाएं बरबस हमारे स्मृति पटल पर रह रहकर उभरती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तमस उपन्यास की कथावस्तु सुनियोजित, सुगठित एवं श्रृंखलाबद्ध है। वह स्वाभाविक रूप में विकसित होती हुई अंत की ओर अग्रसर होती है। पाठक के मन पर अंग्रेज सरकार की अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं अपेक्षापूर्ण भावना तथा मुसलमानों के अनाचार एवं दुराचारों की बड़ी गहन एवं मार्मिक छाप पड़ती है। कथानक का आरंभ बड़ा ही नाटकीय एवं औत्सुक्य लिए हुए है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तमस की कथावस्तु कुल मिलाकर बड़ी ही सुव्यवस्थित एवं रोचकता से पूर्ण है। संपूर्ण कथानक 2 भागों एवं 21 खंडों में विभक्त है, परंतु 2 भाग का औचित्य समझ में नहीं आता। हम लोग अज्ञानतावश तथा धार्मिक उन्माद के कारण देश तथा समाज का कितना अहित कर डालते हैं, यही तमस है। और जब तक यह तमस नहीं निकलेगा, तब तक देश सही मायने में अभी भी स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। कथावस्तु के बाद हम कथोपकथन की ओर चलते हैं। कथोपकथन की दृष्टि से तमस उपन्यास एक सफल उपन्यास है। अधिकांश में यह वर्णनात्मक है, परंतु फिर भी कथोपकथन के प्रयोग से उपन्यास में रोचकता, स्वाभाविकता एवं सरसता आ गई है। उपन्यास में आगत सभी संवाद उपन्यास के कथानक को गति देने में समर्थ रहे हैं। साथ ही संवाद पात्रों की मनःस्थिति एवं घटनाओं का भी परिचय देने वाले रहे हैं। लीगी मुसलमान जिन्ना के अनुयायी थे, अतः जो मुसलमान उनकी बात का विरोध करे और भारतीय एकता की बात करे, उसकी दृष्टि में वह कुत्ता होता था। लीगी मुसलमान की इस दूषित प्रवृत्ति को उपन्यासकार ने एक स्थान पर संवादों के माध्यम से व्यक्त किया है। यह हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकता। अब देखिए इसके उत्तर में एक वयोवृद्ध कांग्रेसी का संवाद। यह देख लो, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। यह अजीज सामने खड़ा है, हकीम जी खड़े हैं। इन सब वार्तालाप के बाद वयोवृद्ध जो है वो बड़ी धीरज के साथ कहते हैं, आज़ादी सबके लिए है, सारे हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुओं के लिए होगी, आज़ाद पाकिस्तान में मुसलमान आज़ाद होंगे।
उपर्युक्त संवाद से इस बात का प्रमाण मिलता है कि धार्मिक जुनून में डूबे मुसलमानों की हठ धर्मिता के कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पर उन धार्मिक बातों की अब भी भारत देश में कमी नहीं। कई कई लेखक ने तत्कालीन समाज सेवकों की दूसरों को दिखावे की भावना का भी अच्छा पर्दाफाश यहाँ किया है। मास्टर रामदास जी दूसरों को दिखावे के लिए तो हाथ में झाड़ू ले लेते हैं, परंतु काम करने से जी चुराते हैं। इस भाव को लेखक ने निम्नलिखित कथोपकथन में बड़े ही स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है। कुछ उदाहरण हैं। मैं नाली साफ नहीं करूंगा, पहले बोल दूं। क्यों, तुम्हें सुरखाव के पर लगे हैं? यह मेरी उम्र नालियां साफ करने की है। क्यों, गांधी जी अपना शौचालय साफ कर सकते हैं, तुम नाली साफ नहीं कर सकते? मैं झूठ नहीं कहता, मैं झुक नहीं सकता, झुकता हूं तो कमर में दर्द उठता है, मुझे पथरी की शिकायत रहती है। गाय के लिए सानी पानी करते हो तो पथरी की शिकायत नहीं रहती, तामीरी काम करते वक्त ही तुम्हें पथरी का शिकायत होने लगता है। कहीं कहीं उपन्यासकार ने पात्रों की स्वाभाविक एवं सहज भावना का अंकन उनके संवादों में प्रस्तुत किया है। जैसे नत्थू और उसकी पत्नी के संवाद में यही भावना देखने को मिलती है। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। झूठ बोलती हो, सच बता, खाना खाया? पत्नी ने आंख उठाकर हंसते हुए कहा, हमने बनाया था पर हमसे खाया नहीं गया। सुबह को खाया था या नहीं? खाया था। फिर झूठ, सच सच बता, खाया था? उसने फिर पति की ओर देखा और हंस दी, नहीं खाया था, मैं तुम्हारी बाट देख रही थी, खाती कैसे? समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास में संवाद योजना उत्कृष्ट, संक्षिप्त, रोचक रूप से प्रस्तुत किया है। किसी भी स्थिति में उनके संवाद लंबे नहीं। तमस उपन्यास के संवाद पात्रों के स्वभाव, उनके दृष्टिकोण और अंतर्द्वंद की सजीव झांकी प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके पश्चात हम चरित्र चित्रण देखेंगे। तमस उपन्यास में साहनी जी ने तत्कालीन सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का उद्घाटन करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के पात्रों का चयन किया है। उपन्यास के प्रमुख पात्रों में डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड्स, उनकी पत्नी लीजा, बख्शी, हयात बख्श, देवदत्त, सहनवाज, मीरदाद, लाला लक्ष्मी नारायण, मुराद अली, सोहन सिंह, नत्थू, तेज सिंह, खुदाबख्श, नानबाई, मेहता जी, देसराज, अजीत सिंह, किशन सिंह, कश्मीरी लाल, जनरल नत्थू की पत्नी, हरनाम सिंह, बंतो, हरनाम की पुत्री, जसवीर कौर, एहसान अली, रमजान अली, एहसान अली की बीबी राजो आदि हैं। इन पात्रों में प्रायः सभी प्रकृति के पात्रों की समायोजना लेखक ने की है। इनमें देशभक्त, देशद्रोही, समाजसेवी, षड्यंत्रकारी, संयमी, अत्याचारी, धार्मिक जुनून वाले, सद्भाव वाले, कुशल प्रशासक आदि सभी वर्गों के पात्र हैं। उपन्यास के पात्रों की संख्या यद्यपि बहुत अधिक है, पर पात्रों की बहुलता से उपन्यास की कथा में सजीवता, सरसता एवं रोचकता का अभाव नहीं आ पाया है। उपन्यास में वर्णित प्रायः सभी पात्र सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम यहाँ उन सभी पात्रों का अलग अलग विवेचन प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वप्रथम रिचर्ड्स अंग्रेजी प्रशासन का प्रतिनिधि एवं शहर का डिप्टी कमिश्नर है। वह अंग्रेजों की कूटनीति फूट डालो और राज करो का सही रूप में प्रतिनिधित्व करता है। शहर में धार्मिक उन्माद छा जाने पर नगर के सभी धर्मों की प्रतिनिधि जन उनसे परिस्थिति को संभालने की प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रतिनिधि मंडल से व्यंग में बात करता है तथा अपना उत्तरदायित्व से विमुख रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर एवं गांवों में जान माल का बहुत अधिक नुकसान होता है। और फिर इस महानाश के पश्चात वह वहां की जनता के आंसू पोंछने के लिए कर्फ्यू लगवाता है, पुलिस एवं सेना की गश्त करवाता है, हवाई जहाज उड़वाता है। इसके अतिरिक्त प्रशासन से अधिक साहित्य एवं कला में रुचि लेता है। वह तक्षशिला का भ्रमण कर उस पर एक अच्छी पुस्तक लिखना चाहता है। बख्शी नगर का प्रमुख कांग्रेसी नेता है। वह गांधी जी के अहिंसा एवं देश प्रेम की भावना का अनन्य अनुयायी है। कांग्रेस की प्रभात फेरी लेकर अमन कमेटी तक में उसका प्रमुख स्थान है। वह धार्मिक उन्माद के जुनून को हर संभव प्रयत्न करके रोकने की चेष्टा करता है।
मस्जिद के सामने पड़े हुए सूअर को वह स्वयं ही वहां से हटा देता है ताकि मुसलमान के दिल में कोई दुर्भाव ना रहे। भयंकर फिसाद हो जाने पर वह बहुत दुखी होता है तथा शहर में सद्भाव उत्पन्न करने के लिए वह स्थान स्थान पर घूमकर प्रचार करता है। शरणार्थियों की सहायता में भी वह पीछे नहीं रहता। हयात बख्श का चरित्र बख्शी जी के स्वभाव से पूर्णतया भिन्न है। वह उन धार्मिक जुनून वाले व्यक्तियों का नेता है जो जिन्ना को अपना नेता मानते हैं तथा भारत का विभाजन कराकर अलग पाकिस्तान लेना चाहते हैं। सांप्रदायिकता में उसका पक्का विश्वास है। सांप्रदायिक दंगों को भयंकर रूप देने में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कांग्रेस को वह हिंदुओं की जमात बताता है तथा कांग्रेस पार्टी में रहने वाले मुसलमानों को वह हिंदुओं का कुत्ता भी कहता है। शहनवाज यद्यपि मुसलमान है परंतु उसमें धार्मिक उन्माद नाम मात्र को भी नहीं है। रघुनाथ उसका परम मित्र है, दोस्त परस्ती उसका ईमान है। वह शहर का नामी रईस है। हिंदू मुसलमान दंगा फूटने पर वह अपने मित्र रघुनाथ का सुख समाचार लेने जाता है तथा रघुनाथ के घर की बगल में बैठे नानबाई को सावधान करते हुए कहता है, देख फकीरे, दोनों कान खोलकर सुन ले। अगर मेरे यार के घर किसी ने बुरी नजर से देखा तो मैं तुझे पकड़ूंगा। कोई घर के नजदीक नहीं आए। इन पात्रों के अतिरिक्त पात्रों में लाला लक्ष्मी नारायण हिंदू महासभा के कर्मठ सदस्य तथा नगर के प्रमुख व्यापारी हैं। मीरदाद मुस्लिम लीग का सदस्य है। सोहन से हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करने वाला है। नारी पात्रों में नत्थू की पत्नी धैर्य वाली एवं अकलमंद स्त्री है। जसवीर और वीरता की साक्षात प्रतिभा है तथा शत्रु से लोहा लेने के लिए तैयार रहती है। एहसान अली की पत्नी राजू मुसलमान होते हुए भी शरणागत हिंदू की रक्षा करने वाली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपन्यास के सभी पात्र सहज स्वाभाविक चरित्र वाले होते हुए भी शरणागत हिंदू की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं उपन्यास के सभी पात्र सहज स्वाभाविक चरित्र वाले हैं तथा सभी पात्र कथा के विकास की अपेक्षा सहयोग देने वाले हैं। कोई भी पात्र ऐसा नहीं जिसके कारण कथा के विकास में कहीं भी व्यवधान पड़े। पात्र योजना चरित्र चित्रण के पश्चात देशकाल वातावरण भाषा शैली तथा उद्देश्य, इन 3 तत्वों पर हम दूसरे वीडियो में विचार करेंगे। धन्यवाद।